हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय इशू है। पिछले कुछ महीनों से लगातार एक टेंशन की स्थिति जो है वो बनी हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में। दोनों यूरोपियन नेशंस, उनके बीच में एक बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है, जिसमें रशिया ने अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री को यूक्रेन के बॉर्डर पे स्टेशन कर दिया है और सभी अंतरराष्ट्रीय शक्तियां जो है उनको इस बात की चिंता लगी हुई है कि कहीं रशिया जो है वो यूक्रेन पे हमला ना कर दे। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इसमें आपको कंप्लीट प्रेपरेशन कराई जाएगी यूपीएससी, सीएससी के प्री और मेंस की। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। अब पिछले कुछ समय से निरंतर रशिया का एग्रेशन जो है वो बना हुआ है अपने ही एक पड़ोसी मुल्क यूक्रेन के बॉर्डर पर, और ये एग्रेशन इतना बड़ा हो गया है कि इसको इट हैज बीन लेबल्ड एज द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस इन यूरोप सिंस कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा सुरक्षा संकट इसको कहा जा रहा है। ये जो एग्रेशन, ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, एग्रेशन इतना बड़ा है कि रशिया ने अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन के बॉर्डर पे स्टेशन कर दिया है। एक बड़ा आर्मी सेटअप वहां पर बना दिया गया है। सैटेलाइट के माध्यम से ये तस्वीर ली गई। यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी रशियन मिलिट्री है जो स्टेशन की गई है यूक्रेन के बॉर्डर पर। और इस पूरे के पूरे इशू के कारण जितनी भी अंतरराष्ट्रीय शक्तियां, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है या अन्य जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है, इस बात की आशंका है कि कहीं रशिया जो है वो यूक्रेन पे अटैक ना कर दे, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी 2014 में रशिया द्वारा किया गया था। 2014 में रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरी पे हमला करके क्रीमिया, एक पेनिनसुला है जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इन्होंने इलीगल करार दिया था कि गैर कानूनी तरीके से क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया गया है। अगर मैप के माध्यम से समझें तो यूरोप के अंदर ये रशिया है और ये है यूक्रेन। यहां पर इन दोनों के बीच में एक स्टैंड ऑफ जो है वो चल रहा है, जिसमें रशियन मिलिट्री जो है वो बॉर्डर पे स्टेशन कर दी गई है और सभी को ये डर सता रहा है कि कहीं रशिया एक बड़ा हमला ना कर दे यूक्रेन के ऊपर। अब ऐसा क्यों हुआ, इस पर काफी लंबे समय से एक चर्चा जो है वो चल रही थी। इस पूरे के पूरे माहौल को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ समय पहले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करी। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन जो है इट शुड नॉट ज्वाइन नाटो। इस पूरे के पूरे स्टैंड ऑफ में 3 मेजर प्लेयर्स हैं जिनके अराउंड ये पूरा का पूरा मसला जो है वो खड़ा है। एक है यूएसएसआर, दूसरा है नाटो और है यूक्रेन। तो ये 3 मेजर प्लेयर्स है जिनके आसपास ये पूरा का पूरा स्टैंड ऑफ जो है वो चल रहा है। इसके बारे में विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन जो है इट शुड नॉट ज्वाइन नाटो, और अगर ऐसा होता है तो उस पूरे के पूरे एरिया में, इस पूरे के पूरे रीजन में रशिया का इंफ्लुएंस जो है वो काफी कम हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा रीजन है यूएसएसआर का, जब 1991 से जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, इस पूरे के पूरे यूरोपियन रीजन में, इस वाले क्षेत्र में जहां पर ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी मौजूद है, यहां पर एक बड़ी शक्ति के रूप में यूएसएसआर हमेशा से रहा है। यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो 15 देशों का एक समूह, एक ऐसा संघ जिसमें 15 नेशंस इन्वॉल्व थे, जिसमें रशिया जो है वो उनका लीडर था। इन 15 देशों में एक देश था जिसका नाम था यूक्रेन। 1991 में ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। 1922 में यूएसएसआर बना था आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन। रूसी क्रांति के बाद 1922 में यूएसएसआर का गठन हुआ था, जिसमें 15 देशों ने मिलकर के एक ब्लॉक बनाया था। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस ये ब्लॉक 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया। ज्यादा डेप्थ में इसके नहीं जाएंगे, इतना समझिए कि 1922 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर बना, जिसमें 15 देश थे। उन 15 देशों में सबसे इंपॉर्टेंट और इस पूरे के पूरे ब्लॉक का लीडर था रशिया, और साथ में मौजूद एक और देश जिसका नाम है यूक्रेन। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट या सेकंड मेजर प्लेयर है जिस पूरे के पूरे स्टैंड ऑफ में, वो है नाटो। नाटो क्या है? ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसको नाम दिया गया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है।
अप्रैल 1949 में इसको बनाया गया था। बनाने वाले देशों में शामिल थे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। क्यों बनाया गया था? बनाने के पीछे एक सिंगल रीजन था, टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। 1922 में सोवियत यूनियन यूएसएसआर बना, इसके विरुद्ध 1949 में नाटो बनाया गया। बनाने वाले देश कौन से थे? इनिशियली यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और बहुत सारे अन्य वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटली सिचुएशन क्या है। 1949 में जब ये नाटो बनाया गया तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। ग्रेजुअली इसमें एक्सपेंशन होता गया। शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान इसमें एक्सपेंशन हुई। ग्रीस, टर्की शामिल हुए। 1955 में वेस्ट जर्मनी और उसके बाद स्पेन शामिल हुआ। आफ्टर कोल्ड वॉर भी 2020 तक इसमें एक्सपेंशन होती रही। नॉर्थ मैसेडोनिया मोस्ट रीसेंट एडिशन टू दिस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब पूरा का पूरा मसला यह है, ये नाटो क्यों बना था? टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर। लेकिन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में। इवन दो वो 15 कंट्रीज का ब्लॉक तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन यूएसएसआर में मेजर जो कंट्री था, सबसे बड़ा या लीडर नेशन था, वो रशिया है। तो अब रशिया जो है, इट ऑलवेज ट्राइज टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ नाटो। रशिया चाहता है कि नाटो जो है वो रशिया या इसके आसपास के देशों में किसी भी प्रकार की कोई एक्सपेंशन ना करे। अब ये पूरा का पूरा मसला इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि जो यूक्रेन है, इट हैज बीन सेड दैट यूक्रेन इज ट्राइंग टू एंटर नाटो। यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। नाटो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसएसआर के विरुद्ध बनाई गई थी। यूएसएसआर में मेजर प्लेयर, मेजर स्टेक होल्डर रशिया। आज की डेट में यूएसएसआर नहीं है, लेकिन यूएसएसआर का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया जो है वो नाटो को अपने एक एंटी ऑर्गेनाइजेशन मानता है। जब रशिया का पड़ोसी देश यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करता है तो पूरे के पूरे रीजन में नाटो का इंफ्लुएंस जो है वो इंक्रीज होता है और ग्रेजुअली रशिया का इंफ्लुएंस जो है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। यहां से ये पूरा का पूरा मसला शुरू हुआ था। अब जब ये नाटो बना तो इस नाटो के अंदर काफी सारे की प्रोविजंस रखे गए थे, जिसमें इसका आर्टिकल 5 ऑफ दिस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहता था कि अगर किसी भी देश ने किसी भी मेंबर के ऊपर हमला किया तो वो सिर्फ एक देश के ऊपर हमला नहीं माना जाएगा, वो पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर ये सारे के सारे मेंबर्स आज कंट्रीज जो है वो नाटो के मेंबर हैं, तो इस नाटो ट्रीटी का 5th आर्टिकल कहता है कि किसी भी देश द्वारा, किसी भी शक्ति द्वारा अगर किसी एक मेंबर पे हमला किया जाता है तो दे वुड परसीव इट एज अ अटैक ऑन द एंटायर नाटो। क्योंकि यूक्रेन इज ट्राइंग टू बी द पार्ट ऑफ नाटो, ये चीज रशियन प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आ रही और वो चाहते हैं कि इस के विरुद्ध जो है वो आवाज उठाई जाए। और ये है पूरा का पूरा मुद्दा। यूक्रेन जो है वो ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है। यूरोप के अंदर रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो यूक्रेन है। मैं आपके माध्यम से देखिए, ये रशिया है, ये है यूक्रेन, यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया। और ये कंट्री प्लानिंग टू ज्वाइन नाटो, जो कि रशिया के काउंटर में एक ऑर्गेनाइजेशन है। 2008 में यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था और नाटो ने यह बात कही थी कि यूक्रेन और जॉर्जिया जो है दे वुड ज्वाइन नाटो। नाटो ने इस बात की पुष्टि करी कि यूक्रेन और जॉर्जिया जो है वो नाटो को ज्वाइन करेंगे। कोई डेट नहीं बताई गई, लेकिन पिछले कुछ समय से निरंतर रशिया जो है उसको इस बात की चिंता लगी हुई है कि अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करता है तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो डिक्रीज हो सकता है रशिया के इस पूरे के पूरे रीजन में। इस वजह से ये पूरा का पूरा मसला खड़ा हुआ था और अब मसला इस हद तक एस्केलेट हो चुका है कि वहां पर मिलिट्री स्टेशन कर दी गई है। सभी को लग रहा है कि रशिया जो है वो अटैक करेगा, लेकिन रशिया द्वारा इस बात को डिनाई किया गया है कि किसी प्रकार की मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो नहीं होगी, लेकिन उसके बदले में नाटो को एक लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी डिमांड्स रशिया ने दी है। रशिया का कहना है कि हम कोई भी मिलिट्री एक्शन यूक्रेन पे नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कुछ डिमांड्स हैं।
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड क्या है कि जितने भी कंट्रीज जो यूएसएसआर के मेंबर हुआ करते थे, इवन दो आज यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो सारे के सारे 15 कंट्रीज या रशिया प्लस 14 कंट्रीज जो यूएसएसआर का मेंबर हुआ करते थे, नाटो शुड बैन देम फ्रॉम ज्वाइनिंग नाटो। कि नाटो को बोला कि भैया तुम इस एक ऐसा प्रावधान रखो कि जितने भी यूएसएसआर कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर का हिस्सा थे वो बैन हो जाएं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन नाटो को ज्वाइन करने के। ये पूरा का पूरा मसला जो है वो बना हुआ है। अब जब ये बात नाटो को कही गई रशिया द्वारा, तो नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने सीधा इस बात का जवाब दिया कि रशिया हैज नो राइट टू इंटरफेयर। रशिया का कहना था कि हम कोई मिलिट्री एक्शन यूक्रेन पे नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि जितने यूएसएसआर नेशंस थे उनमें से कोई भी नाटो को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो उसके जवाब में नाटो के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि नहीं, रशिया के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करे। और साइमल्टेनियसली चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, इन्होंने मिलकर के मॉस्को को ही कंडेम करना शुरू कर दिया, मॉस्को की रशिया की निंदा करना शुरू कर दी कि इस प्रकार का आक्रामक रवैया जो यूक्रेन के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएसए एंड नाटो एक साथ मिलकर के रशिया जो है उसको कंडेम कर रहे हैं फॉर इट्स एक्शंस इन यूक्रेन। अब नाटो जो है वो ओपनली नहीं डिनाई कर रहे हैं कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। ये एक सेंटर ऑफ टेंशन जो है वो बना हुआ है। अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि नाटो, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन, यूएसए और यूके इस बात को लेकर के वरीड क्यों है। अगर मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी है तो क्यों ऐसा लगता है कि डेफिनेटली रशिया जो है वो अटैक कर देगा या रशिया हमला कर सकता है। ये सारी की सारी शक्तियां चिंतित क्यों है। इन सारी की सारी पावर्स के टेंशन का कारण है एक सिचुएशन जो 2014 में हुई थी। 2014 में रशिया ने क्या किया था, यूक्रेन का इंपॉर्टेंट पोर्ट रीजन क्रीमिया को सीज कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया उसको सीज कर लिया। तो हुआ क्या था कि 2014 में जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, रशियन नेम है विक्टर यानुकोविच या विक्टर यानुकोविच, जो भी इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनिएगा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच। वो एक्चुअल में इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स रशिया, यानी कि वो रशिया को फेवर करते थे। एक एसोसिएशन एग्रीमेंट था जिसमें यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के साथ में एसोसिएट करना था, यानी कि एक एग्रीमेंट होना था जिसमें यूक्रेन जो है इट वुड गेट एसोसिएटेड विद यूरोपियन यूनियन। क्योंकि प्रेसिडेंट जो थे ही वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स रशिया, वो रशिया को फेवर कर रहे थे, उन्होंने इस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फेवर करते थे रशिया को। जैसे ही उन्होंने इस एग्रीमेंट को रिजेक्ट किया, यूक्रेन के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे। एक प्रोटेस्ट और इंटरनल अनरेस्ट की सिचुएशन 2014 में यूक्रेन के अंदर शुरू हो गई। इस सिचुएशन को देखते हुए एकदम से जो प्रेसिडेंट थे वो वहां से भाग खड़े हुए और बाद में पता चला कि वो रशिया आ गए थे। जब यूक्रेन के अंदर इंटरनली ये इश्यू चल रहा था, उस समय कुछ हथियारबंद लोग आए और उन्होंने यूक्रेन के एक पेनिनसुला क्रीमिया के इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स को सीज करना शुरू कर दिया। मैप के माध्यम से अगर हम देखें, ये यूक्रेन के साथ में ये क्रीमिया का हिस्सा है और यहां पर रशिया। जब यूक्रेन के अंदर अनरेस्ट चल रहा था, उस समय कुछ हथियारबंद लोग आए, उन्होंने क्रीमिया के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये कब्जा इनिशियली तो रशियन प्रेसिडेंट ने टोटली डिनाई कर दिया कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, हम नहीं जानते ये हथियारबंद लोग कौन हैं। फ्लैटली उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उन हथियारबंद लोगों ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उन हथियारबंद लोगों के जो कमांडर थे उसको कमेंडेशन अवार्ड रशियन प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया, जो इस बात को क्लियरली इंडिकेट करता था कि दे वर द पार्ट ऑफ रशियन आर्मी, वो रशियन आर्मी का हिस्सा थे। यानी कि 2014 में क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया गया। अब दोबारा से वही स्थिति बनी है। तो क्या वजह है कि बार बार रशिया और यूक्रेन के बीच में इस तरीके के मुद्दे जो है वो खड़े हो रहे हैं? यूक्रेन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रशिया को, इस बात को हम समझेंगे और फिर हम समझ पाएंगे कि क्यों रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था। यह भी आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर यूक्रेन के अंदर अनरेस्ट चल रहा है तो रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा क्यों किया। इन सारी की सारी बातों का जवाब अभी हमको मिलेगा।
यूक्रेन जो है वो रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे एक जियोग्राफिकल रीजन है। अब रशिया ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि रशिया के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वो साल के ज्यादातर महीनों में फ्रीज रहते हैं। आर्कटिक के अंदर अधिकांश बंदरगाहें रशिया की फ्रीज हो जाती हैं ड्यू टू चिलिंग विंटर्स। 4 से 5 महीने तक रशिया के मेजर पोर्ट्स जो है वो फ्रीज कर जाते हैं, यानी वहां पर किसी प्रकार का ट्रेड जो है वो नहीं हो सकता। इस वजह से रशिया को ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी वार्म वाटर्स की, यानी कि ऐसे पोर्ट्स जो सर्दी के समय में जमते नहीं हैं, जहां से पूरा का पूरा ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। रशिया का सबसे बड़ा पोर्ट जो है जिसका नाम है व्लादिवोस्टॉक, लार्जेस्ट रशियन पोर्ट है पैसिफिक ओशियन रीजन में, इज आइस लॉक्ड फॉर 4 months ऑफ द ईयर। साल के 4 महीने रशिया का सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो बर्फ से ढक जाता है। जब बर्फ से ढक गया तो वहां पर किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं हो सकता। प्लस बाकी समय अगर ये खुला भी रहता है तो क्योंकि रशिया को पैसिफिक ओशियन का एक्सेस चाहिए, ये पैसिफिक ओशियन का एक्सेस रशिया को मिलता है थ्रू सी ऑफ जापान। मैं आपको अभी व्लादिवोस्टॉक पोर्ट का लोकेशन दिखाऊंगा, तो व्लादिवोस्टॉक पोर्ट से थ्रू सी ऑफ जापान ही पैसिफिक ओशियन तक पहुंचा जा सकता है, और सी ऑफ जापान के ऊपर ऑलरेडी जापानीज डोमिनेशन है। ये है व्लादिवोस्टॉक पोर्ट, यहां पर है सी ऑफ जापान और उसके आगे एक्सेस होता है पैसिफिक ओशियन। यानी कि रशिया का सबसे बड़ा पोर्ट या तो वो 4 महीने बर्फ की वजह से बंद रहता है और बाकी समय पे भी उसको जिस एरिया से होकर के गुजरना पड़ता है वो जापानीज इन्फ्लुएंस के अंदर है। अब यहां पर रशिया को जरूरत थी एक वार्म वाटर पोर्ट की। अपने आसपास रशिया को एक ऐसा पोर्ट चाहिए था जो साल के 365 दिन या 12 महीने वर्क कर सके। वो पोर्ट रशिया को मिला यूक्रेन के क्रीमिया में, सेवेस्टोपोल। क्रीमिया का सेवेस्टोपोल पोर्ट कहां पर है? ये रशिया, ये यूक्रेन और ये क्रीमिया, यहां पर है सेवेस्टोपोल, जो ब्लैक सी का एक्सेस देता है। जैसे ही अनरेस्ट शुरू हुई यूक्रेन के अंदर, रशिया ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा, क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया, सो दैट दे कैन गेन द एक्सेस ऑफ वार्म वाटर पोल सेवेस्टोपोल। ये एक सबसे बड़ा रीजन रहा है कि क्यों रशिया जो है उसने 2014 में यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, और उसी नजरिए से अब देखा जा रहा है स्टैंड ऑफ को। ये पूरा का पूरा स्टैंड ऑफ जिसमें मेजर कारण जो बताया जा रहा है वो यूक्रेन का नाटो को ज्वाइन करना, लेकिन उसमें छोटे छोटे बहुत सारे जो हैं वो रीजंस हैं। इसमें बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़ एक और चीज है जो है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन एक क्रूशियल गैस पाइपलाइन है जो यूरोप को गैस सप्लाई करती है, और ये यूक्रेन और रशिया से होकर के गुजरती है। अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में संबंध खराब होते हैं या कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है तो पूरे के पूरे यूरोप को यह डर है कि कहीं रशिया जो है वो यूक्रेन से आने वाली गैस पाइपलाइन की सप्लाई जो है वो बंद ना कर दे। अगर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, इससे पूरे के पूरे यूरोप में गैस की सप्लाई जो है वो बाधित हो सकती है। और क्योंकि ये गैस पाइपलाइन यूक्रेन से होकर के गुजरती है तो इसके पैसेज के लिए एक बड़ा अमाउंट जो है वो यूक्रेन को जाता है, यानी कि यूक्रेन की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो सारा का सारा रेवेन्यू जो इस गैस पाइपलाइन की वजह से आता है। अब इसी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की दूसरा फेज नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बनाई जा रही है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया है। इट वॉज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड अराउंड बाल्टिक सी फ्रॉम रशिया टू यूरोप। इसको बनाया गया रशिया से यूरोप तक, सरकमवेंटिंग यूक्रेन। क्योंकि ये गैस पाइपलाइन रशिया से यूरोप जा रही थी, रशिया ने इसको इस तरीके से बनाया कि यूक्रेन को बाईपास कर दिया जाए। अब ये पाइपलाइन जो है वो यूक्रेन से होकर के नहीं गुजरेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि गैस पाइपलाइन यूक्रेन के थ्रू गुजरती है, इस वजह से एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनके लिए बनता है। जब ये गैस पाइपलाइन यूक्रेन को बाईपास करके गुजरेगी तो यूक्रेन के ऊपर इसके बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यानी कि हर तरीके से रशिया जो है और यूक्रेन जो है उनके बीच में काफी टेंस माहौल इस समय बना हुआ है, और ये एक बहुत ही
ड्रास्टिक मूव हो सकता है अगर किसी प्रकार का कोई मिलिट्री एक्शन रशिया की तरफ से यूक्रेन में होता है, क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय पावर्स की बात करें, यूएस हो, यूरोपियन यूनियन हो, सभी ने ये बात कही है, चाहे यूके हो, कि अगर रशिया ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसको हैवी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मसला यूक्रेन और रशिया के स्टैंड ऑफ का, इसके विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी 2022 के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।